ओके सो लास्ट क्लास तक हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग हमने कैलकुलेट कर लिया था और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग के बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग भी आ गया था। सो आज कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया है। आज शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्क एनर्जी इन पार कर रहे हैं और वर्क एनर्जी इन पार में भी हमने एक पर्टिकुलर सिस्टम शुरू किया है विच इज स्प्रिंग। स्प्रिंग में जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन के दो एक्सप्रेशंस होते हैं। एक वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है -12 kx²। k इज अ कांस्टेंट जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको ये बताता है कि आपकी स्प्रिंग कितनी स्टिफ है। x एक्सटेंशन है, जो भी आपने स्प्रिंग को एक्सटेंशन दिया है। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है k/2x²। स्प्रिंग जो वर्क डन करेगा x1 से लेकर x2 तक आने में, वो वर्क डन होता है -k/2 x2² - x1²। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग का एक्सप्रेशन होगा। अगर इनिशियली आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच थी तो आप ये यूज करोगे। अगर इनिशियली स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच थी बाय सम अमाउंट तो आप इसे यूज करेंगे -k/2 x2² - x1²। और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है k/2 x2² - x1²। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम्स की थी उसमें मेजर स्ट्रेस दी थी फोर्स के ऊपर, कि स्प्रिंग में जो फोर्स होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। आज मेजर स्ट्रेस होगी वर्क डन, कि स्प्रिंग के वर्क डन से रिलेटेड आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इन जनरल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या रिलेशन। सो क्वेश्चन 1, लास्ट लेक्चर का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अनवी, असीम था शायद लास्ट क्लास में, असीम था, उनीब, यशिका, देवन, कोई डाउट लास्ट क्लास का? नो सर। कोई डाउट नहीं है। देवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट लेक्चर में किसी भी चीज में? देवन, आवाज नहीं आ रही आपकी। नो सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप प्लीज साथ साथ लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं दूंगा फिर मैं अलग से, और लिखते लिखते थोड़ा बहुत समझते भी चलना। अ ब्लॉक ऑफ मास m is moving with an initial velocity v0 towards a stationary spring of stiffness k. Attached to the wall सो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक स्प्रिंग है, स्टिफनेस के वॉल से अटैच्ड है। ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से। ए बार्ट कहता है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। सर यस देवन। सर वेलोसिटी के बाद क्या लिखा है सर? टुवर्ड्स अ स्टेशनरी स्प्रिंग, towards a stationary spring. B part, work done by spring is negative or positive? चलिए लिखिए ना। लिख लिया।
ओके certain श्योर। सो देखिए, आपको एक स्प्रिंग दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है और ये मास इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v नॉट। अब ये मास, ये इनिशियल पोजीशन, मास आकर इस स्प्रिंग से कोलाइड करता है। ऑब्वियसली जब मास कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, पहले स्प्रिंग यहां तक थी, अब स्प्रिंग यहां पहुंच गई, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया, दैट कंप्रेशन इज एक स्प्रिंग कांस्टेंट इसके। दिस इज द फाइनल। वो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप एक काम कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन on mass is equal to change in kinetic energy of the mass। अब ये बताओ, ये जो ब्लॉक है इस पे वर्क डन कौन कर रहा है? थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करो, इस ब्लॉक के ऊपर कौन वर्क डन कर रहा है? देखो ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा सॉल्व करके सॉल्यूशन रख दूं, ऐसा तो कभी वेलोसिटी वेलोसिटी वर्क डन तो नहीं कर सकती। वर्क डन तो कोई फोर्स करेगी। सर ग्रेविटेशन। ग्रेविटी देखो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है ना, और ये राइटवर्ड्स जा रहा है, एंगल 90 डिग्री होगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन तो यार जीरो है। और सर मोमेंटम, मोमेंटम देखो फिर से, मोमेंटम वर्क डन नहीं कर सकता है ना, वर्क डन हमेशा कोई फोर्स करती है। काइनेटिक एनर्जी, फिर से काइनेटिक एनर्जी वर्क डन नहीं कर सकती, वर्क डन कोई फोर्स करेगी। जैसे किसी ने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटी वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग, एंगल वुड बी 90 डिग्री, वर्क डन वुड बी 0। हाँ देखो, एक असीम का आंसर सही आया। और किसी को कुछ नहीं दिख रहा? यशिका? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, राइट। यहाँ स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी ना, एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी। स्प्रिंग कंप्रेस कर दी, स्प्रिंग स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी, तो स्प्रिंग फोर्स वर्क डन करेगी। गुड असीम। तो आप ऐसे लिखोगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो अब ये वर्क डन बाय स्प्रिंग, इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, बाद में एक्स अमाउंट से स्ट्रेच हो गई। उन्हीं व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द स्प्रिंग? सर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चलिए एक्सप्रेशन बताइए मुझे। नहीं असीम, फोर्स बता रहे हैं आप, मैं वर्क डन पूछ रहा हूँ। अरे ये रहा। अनवी बताओ जरा मुझे, वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा? सर kx²/2 माइनस। अच्छा फाइनली तो ब्लॉक रुक गया, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली ब्लॉक मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v नॉट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस हाफ kx² is minus half mv naught square. So minus half will cancel this minus half. So यहां से आप v आपसे पूछ के आ रहा है, x स्क्वायर पूछ रहा है, so यहां से आप x स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। x स्क्वायर आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई के, so यहां से x आ जाएगा m, हाँ सॉरी यस, एक m भी है, तो x आ जाएगा √/m v नॉट स्क्वायर बाय के। अच्छा अब देविन का क्वेश्चन है कि माइनस हाफ के स्क्वायर कहाँ यूज होगा? देखिए माइनस हाफ के स्क्वायर और के स्क्वायर देविन तब यूज होगा, मतलब है वही चीज, ए और एक्स में कोई फर्क नहीं है देविन, बस जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, तो उसे वो एम्पलीट्यूड कह देता है ए। एटलीस्ट जब आप वर्क एनर्जी पार कर रहे हो तो वो एम्पलीट्यूड वर्ड ज्यादा यूज नहीं करता। यहां जो उसने कहा ना मैक्सिमम कंप्रेशन, ये एक्चुअल में एम्पलीट्यूड है, मैं से ए लिख सकता था। ये एम्पलीट्यूड टर्म पॉजिटिव कब होगा? अच्छा पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ले रहे हैं देविन, तब जाके पॉजिटिव होगा।
स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। अच्छा अब एक बात और बताइए, इस केस में ये जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा नम्रा? कहां गई नम्रा? यस सर। नम्रा वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्यों? रीजन ऐसी कुछ तो होगा। कंप्रेस्ड होके वापस अप। नहीं नोहा आप बताइए, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? वर्क डन ये जो मास पे जो स्प्रिंग वर्क डन करेगी। नोहा, ये नोहा पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाती है। यशिका बताओ मुझे, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Sir, negative. क्यों? नेगेटिव इज द राइट आंसर, बट क्यों? Force or displacement opposite direction में. Right. Force and displacement are in opposite direction. Its displacement is to the right hand side. Force is to the left hand side. Force और displacement बिल्कुल opposite direction में। जब ये दोनों opposite direction में है तो work done आपका negative. Minus half kx square. It's so this is x which is under root mv naught square by k. ये आपका हो जाएगा work done. So work done would be negative. खुद देखो ना ये कंप्रेस हो गया तो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट राइट में था, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ओके गुड, नोट इट डाउन। इतना लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सालिक एक न्यूमेरिकल मिस हुआ है बस। हाँ कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देख लो। मेरा पीछे का भी छूटा हुआ है तो मुझे रिकॉर्डिंग पहले पीछे ही ओके फिल होगा। अच्छा आप लोगों का ट्यूटोरियल खत्म नहीं हुआ है? हाँ जो वेडनेसडे का ट्यूटोरियल था वो मे बी सैटरडे करेंगे, अदरवाइज वेडनेसडे ट्यूटोरियल और क्लास मिला के 3 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 3 लेक्चर प्लस 1 ट्यूटोरियल। देवेन अभी दे रहा हूँ एग्जाम। देखो देवेन जैसे आपकी ये स्प्रिंग है, आपने इसे स्ट्रेच किया तो डिस्प्लेस आपने राइट में किया, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी देवेन वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, या इसका तो वर्क डन नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसे स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाओगे। अब बताओ देवेन एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कैसा है? 180 है, 0 है, कैसा है? सर 180। अरे देखो एक्सटर्नल फोर्स राइट में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में, अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री होता है। 180 तब होता है। एक्स भी सर राइट में ही है। हाँ क्योंकि राइट में तो स्ट्रेच किया मैंने। और सर ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी राइट में ही है। हाँ देखो अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ देवेन इसे स्ट्रेच कीजिए तो आप क्या करोगे? ऐसी तो फोर्स लगाओगे, ऐसी होगा। सर मुझे लगा कि एक्स इधर है सर, लेफ्ट। एक्स भी तो इधर ही होगा, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में। यस सर। सर फिर तो सर 0 वर्क डन पॉजिटिव आएगा इसलिए। अगर एंगल 0 तो वर्क डन पॉजिटिव सर। मुझे होगा। लगा कि उसमें अपोजिट। नहीं सेम डायरेक्शन से। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात। हाँ सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मतलब स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं या फिर वो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट? दोनों।
देखो जितना हम ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तब से लेंगे जब उसने स्प्रिंग को टच किया है और जब तक ब्लॉक रेस्ट में आता है। इससे पहले ब्लॉक ने जो कवर किया उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट तब होगा जैसे ही उसने स्प्रिंग को यहाँ टच किया और जब भी रेस्ट में आ गया। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक ने कवर किया उतना ही स्प्रिंग में कंप्रेशन भी हुआ। ओके नहीं? ओके सर, यस। ये वाला जो है ना ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट तभी होगा जब ये स्प्रिंग को टच कर कर स्प्रिंग फोर्स काम करना शुरू करेगी। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। एक न्यूमेरिकल और आता है स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। जैसे वो कहता है एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है, इसको वेल्ड किया है with a light spring of stiffness K is in equilibrium आप इसे साथ साथ लिखते जाओ फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। is in equilibrium on a smooth inclined plane with inclination theta. If variable external force is applied slowly till the spring comes to its relaxed position. Find work done by spring. Work done by spring. क्वेश्चन लिखिए फिर साथ में सॉल्व करता है। अब इसमें इसने ना ऑप्शंस दिए हुए, मतलब मैं ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता इसलिए कभी कभी ऑप्शन छूट जाते हैं। जैसे है हाफ के जी देवन, नहीं नहीं अभी, हाँ देवन, एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाफ के एम जी का होल स्क्वायर, हाफ के एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन देविन देखो तुम्हें वर्क डन अभी भी स्प्रिंग की वजह से चाहिए, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में ना एक केस और दिख जाएगा जिसमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं चाहिए, कह रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स चाहिए।
क्वेश्चन लिख लीजिए, लेंदी है, साथ में सॉल्व करते हैं इसे। असीम मैं बना रहा हूँ डायग्राम, में बना रहा हूँ, बस क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, डायग्राम में जस्ट ड्रॉ करो। तो इस केस में Written. एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कंप्रेस करने के। रिटन ना, सो सी देखिए, देखिए यहाँ देखिए। So let's say this is an inclined plane. The inclination is theta. यहां ना आपने एक स्प्रिंग वेल्ड की हुई है। ये स्प्रिंग आपने वेल्ड कर दी। दिस इज एन अनस्ट्रेच पोजीशन, ना इलोंगेट होगी ना कंप्रेस होगी, x इज इक्वल टू 0, ऐसे रखी हुई। अब आपने क्या किया, आपने इस पर एक मास रख दिया था। मुझे बताओ मास रखने से क्या फर्क पड़ेगा स्प्रिंग पर? अगर आपने यहाँ एक ब्लॉक रख दिया तो ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कंप्रेस कर देगा। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ब्लॉक यहाँ आ गया। सो मान लो पहले स्प्रिंग यहां तक थी, स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आया x, ये आ रहा है समझ में इतना? Yes. जी। दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल नहीं है, यहां से शुरू कर रहा है, कह रहा है यहां दिस इनिशियल टू दिस फाइनल पोजीशन आपको लेकर आना है। आप फिर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और आप इसे खींचना शुरू करते हो जब तक ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे ना आ जाए। सो आप कह सकते हो कि इनिशियली जो कंप्रेशन है वो x है, फाइनली कंप्रेशन कितना हो जाना चाहिए, 0। तो वहां से वर्क डन वगैरह कुछ आपसे कैलकुलेट करा रहा है। द बेस्ट थिंग इज, देखो कहीं भी किसी ऑप्शन में x नहीं दिया हुआ, दैट मींस किसी तरह से आपको x कैलकुलेट करना होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। इस पोजीशन पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है मास पर, मुझे बताओगे प्लीज? कोई बताएगा मुझे बच्चा? Gravity, normal, spring Very good. force. देखो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, दैट इज mg। इसके अलावा वेरी गुड, एक नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगी, दैट्स परपेंडिकुलर। एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी, ये कंप्रेस हो गया ना, तो स्प्रिंग फोर्स विल ट्राई टू स्ट्रेच इट, तो एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज Fs। अभी देखते हैं जी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उनीब, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर उसको स्प्लिट कर दें। रिजॉल्व करोगे। इफ दिस इज थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये आ गया दैट्स mg cos थीटा, और यहां आ गया दिस इज mg sin थीटा। अब एक चीज और मुझे बता दो कि इक्विलिब्रियम, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक स्प्रिंग फोर्स है, एक mg sin थीटा। कुछ बता सकते हो मुझे इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सर नेट फोर्स 0। अच्छा ये बताइए इक्वल होंगे एक दूसरे के। कंप्रेशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी फोर्स है जो कंप्रेशन के लिए mg sin थीटा। mg sin थीटा। और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये mg sin थीटा और ये स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। आप लिख सकते हो कि mg sin थीटा और स्प्रिंग थीटा फोर्स। इक्वल कैसे हुआ इसमें? कौन सा, किसके इक्वल? थीटा ये वाला जो दोनों है फिगर में। सेम ही तो फिगर है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। नहीं, सेम इनिशियल में 2 थीटा है ना। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा। जी। देखो ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा होगा, जी। टोटल 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ कितना हुआ? थीटा। अब इक्विलिब्रियम में mg sin थीटा और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। स्प्रिंग फोर्स और mg sin थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन।
और स्प्रिंग फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? नोहा, स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर आप अपना नेम फैकल्टी कर दीजिए। अच्छा, सो mg sin थीटा fs के इक्वल होगा, और fs को आप क्या लिख सकते हो? fs स्प्रिंग फोर्स को आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू kx। सो यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हो, x इज mg sin थीटा डिवाइडेड बाय k नॉट। सो ये आपका इनिशियल कंप्रेशन है x1 which is equal to x which is equal to mg sin theta divided by k naught, ये x1 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, सर यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं आया? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं जस्ट इसलिए। अगर आप इसे प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे स्प्रिंग फोर्स प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू 0। स्प्रिंग फोर्स को लिखोगे माइनस ऑफ kx प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू 0। kx राइट में चला जाएगा तो यही मिलेगा। तो मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर लिए कि डाउनवर्ड्स mg sin थीटा है, ऊपर fs है, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें। ओके। अब ये x1 लिख दिया। अनवी मुझे बताओगी x2 कितना होगा जब ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में आ जाएगा? जब ये स्प्रिंग पर आप, अभी तो ये कंप्रेस है ना, आप इस पे फोर्स लगाओगे, इसे अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे ले आओगे, x2 कितना होगा? सर 0। अच्छा, अब मुझे बताओ वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे? यस अनवी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक नो नो एनर्जी। नो, आपको x1 और x2 गिवन है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे आएगा? x1 और x2 दिया हुआ है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसे आएगा? सर माइनस k/2x²। नहीं, माइनस k/2 x2 स्क्वायर ओके सर। माइनस x1 स्क्वायर। नोहा बच्चे क्या हो गया, नेटवर्क इश्यूज है बहुत? यस सर। अच्छा हाँ, उत्तराखंड में है ना आप? x1 की वैल्यू रख दीजिए। माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई k स्क्वायर। सो इसे जब आप सॉल्व करोगे सो दैट विल बी k/1/2k, ये कैंसिल होकर ये आएगा 1/2k m स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शंस में मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी थी, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में यस, ये k हर जगह ना, न्यूमरेटर में नहीं है, हर जगह डिनोमिनेटर है। तो ये पार्ट ए मैच कर जाएगा, इतना लिखिए। देवेन, आज पे नेटवर्क इश्यूज? यस सर, सर बारिश हो रही है यहाँ पे। सर यस, सर इसे ब्लॉक को टॉप से बॉटम पे ले जाना है या बॉटम से टॉप पे लाना है? बॉटम से टॉप पे।
ये इनिशियल है, फाइनल है। इनिशियली कंप्रेस थी स्प्रिंग, अब इसे उठाकर आप ऐसे लेकर जा रहे हो कि स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन पर आ जाती है। सो ये इनिशियली फाइनल। इतना लिखा आपने, स्क्रॉल करूं इसे? सर रह रहा है। लिखिए लिखिए। ये सब बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर, सब मुझे ना वो डेट्स याद नहीं रहती कि मैं लिखूं जेई के किस ईयर का क्वेश्चन था। ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स हैं जो आप कर रहे हो। सर हो गए। जी असीम, इसमें कहीं कोई इशू? जिन बच्चों का मिस हो गया था, प्राइन, नोहा, या देखो ये आपको सिस्टम दिया हुआ है। इनिशियली आपकी जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है मास की वजह से। वो कहता है कि इस पे फोर्स लगाकर आप इस स्प्रिंग को अनस्ट्रेच कर देते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे ले आते हैं, आपको वर्क डन कैलकुलेट कर। तो आप लिख सकते हैं ना कि वाइट के आपने कॉम्पोनेंट्स ले लिए, एक mg sin थीटा आ गया, एक स्प्रिंग फोर्स है, जब ये कंप्रेस्ड होगी तो ये mg sin थीटा स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर जाएगा। स्प्रिंग फोर्स की x होती है, तो यहाँ से आपने x निकाल दिया। मींस आपको ये पता चल गया कि इनिशियली जो आपकी स्प्रिंग है वो इस अमाउंट से स्ट्रेच्ड है, फिर फाइनली इसको आपने रिलैक्स पोजीशन पर ले गए, x2 इक्वल टू 0 हो गया। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फाइनली ये स्ट्रेच रिलैक्स पोजीशन पर x2 0 होगा, x2 की जगह 0 रख दिया, x1 की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस इतना करा है। लेकिन इसके बाद कुछ और स्टार्ट कर। सर ये लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा है ना? सर इतना हो गया। जी देव। ओके। चलिए। सर सर रिलैक्स्ड पोजीशन हम स्प्रिंग की उसे कहते हैं जहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस्ड ना हो, या Yes. जहाँ पे वो रुका रहे? ना रिलैक्स पोजीशन मींस जहां वो स्ट्रेच या कंप्रेस ना हो। सर मीन पोजीशन में रहे। मीन पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन मींस मीन पोजीशन। ओके, सो दैट वाज अबाउट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी ना, वर्क एनर्जी इन पावर में दो पोटेंशियल एनर्जी दी है उसने। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी, एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दी है। इसके बाद एक पार्ट और आता है वर्क एनर्जी इन पावर में, जिसमें कोई भी जनरल पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को रिलेट कराएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल हो या वो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन हैव एनी जनरल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नाम भी नहीं बताएगा आप।
और उसको फोर्स से रिलेट करने की कोशिश करेगा। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को कनेक्ट करने पे क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत स्ट्रेस नहीं दिया, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो रिलेशन देखिए बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। Relation between force and potential energy. फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में आपको रिलेशन चाहिए। तो देखिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को आप रिलेट कैसे करो। अगर मैं आपको एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं, इफ U is potential energy, तो जो बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही होगी ना, that force is gradient of potential energy. तो आप ऐसे लिख सकते हो, if U is potential energy, then force acting on body is gradient of potential energy. तो बॉडी पर जो भी फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के इक्वल, इट्स इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज माइनस ऑफ du ओवर dr। अब इसमें बहुत कैच है, लाइक आप du ओवर dr तब लिखोगे व्हेन योर पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ r। ये जब आप लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे u इज अ फंक्शन ऑफ r। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है तो आप ऐसे लिखोगे फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग होगी, विच इज माइनस ऑफ du ओवर dx। अगर फोर्स, लेट्स से योर पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का फंक्शन, देन योर फोर्स अलोंग y एक्सिस विल बी माइनस ऑफ du ओवर dy। सिमिलरली अगर आपके पास जो फोर्स दी हुई है दैट्स अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट, तो फोर्स अलोंग z एक्सिस इज माइनस ऑफ du ओवर dz। अब देखिए फोर्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसे आप ग्रेडियंट कहते हैं। So gradient is change in potential energy with respect to position. Position के respect में जो change आएगा potential energy में उसे आप gradient कहते हैं। So F is minus of du over dr, U is function of position. अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी x एक्सिस के अलोंग चेंज कर रही है देन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस। अगर पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है देन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। पोटेंशियल एनर्जी z के अलोंग चेंज होगी तो फोर्स z के अलोंग एक्ट करेगी। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ऑल x, y एंड z कोऑर्डिनेट, सब पर डिपेंड करेगी, मींस पोटेंशियल एनर्जी x के अलोंग भी चेंज होती है, y के अलोंग भी चेंज होती है, z के अलोंग भी चेंज होती है। सो आपकी फोर्स में सारे कंपोनेंट्स होंगे। You will have x component of force, you will have y components of force, and you will have z component of force. So the x component of force will be minus of del u over del x. Y component of force will be minus of del u over del y. Z component of force will be minus of del u over del z. Now, so this is how we calculate force. Force potential energy पे depend करती है। x component of force potential energy के x component, potential energy को x के along differentiate कर आएगा, ये y के along differentiate कर आएगा, ये z के along। ये differentiation है, बट जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब है partial derivative। अभी सीखेंगे partial derivative कैसे आता है। आपने आज तक वो डिफरेंशिएशन किया है जिसमें सिर्फ आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो या सिर्फ t को या z को। अब आप वो डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें आप साइमल्टेनियसली x, y, z सबको डिफरेंशिएट करते हैं। तो तीनों को अलग क्यों लिखा फिर? क्योंकि आपके पास तो तीनों अलग अलग है ना,
एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग चेंजेस आएंगे, वाई के लॉन्ग अलग चेंजेस आएंगे, जेड के लॉन्ग चेंजेस आएंगे। नहीं देविन, ये कभी पॉजिटिव नहीं है। मतलब अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया प्राइम तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना देविन। इन दैट केस ये पॉजिटिव आ सकता है, अदरवाइज चलिए लिखिए इतना। नहीं असीम ज्यादा अलग नहीं है, अभी आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे इसके साथ। देखिए जब आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाते हैं ना तो चीजें थोड़ी सी अलग लगने लगती हैं। एक बार ग्रेडियंट फिर से समझाती है क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के साथ जो चेंज आता है उसे आप ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे आपके रूम में जहां एसी लगा होगा वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, और आप जैसे जी। जैसे एसी से दूर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। सो दैट्स चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो आप उसे कह सकते हो दैट्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सर इज यहाँ पे चेंज। फर्स्ट वाले में यस हाँ हाँ देवन। सर ये फर्स्ट वाले में आर कुछ क्वांटिटी का सर नाम अलग है क्या, या फंक्शन आर है सिर्फ? पोजीशन है, आर कुछ भी हो सकता है, यूजुअली पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट कर देता है। अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, बट एक जगह एनसीईआरटी ने ये थ्योरी डिस्कस की हुई है। अगर मतलब तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट तीनों एक साथ चेंज हो रहे हैं तो फिर सर मतलब फाइनल आंसर में मतलब एक आंसर कैसे लिखेंगे फिर? ऐसे लिखेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट प्लस फोर्स का जेड कंपोनेंट। ऐसे लिखते हैं ना, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके सर। सर क्वेश्चन में तो बताएगा ना सर किस डायरेक्शन में? वो आपको जब पोटेंशियल एनर्जी देगा तो उसको देखकर आपको पता चल जाएगा। अभी आ रहा हूँ मैं क्वेश्चंस में। दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे, जहां फोर्स जहां पोटेंशियल एनर्जी एक एक्सिस के लॉन्ग चेंज होगी वो भी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी दो एक्सिस के लॉन्ग चेंज होगी उसे भी करेंगे। नोहा क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? तो सर अक्षत नहीं आया ना आज? अक्षत दिव्यांशु ये गड़बड़ मारता है। यशिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अनवी हुआ इतना? यस सर। सालिक बाउंस तो नहीं करा? कर रहा है? कर रहा है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बस ये अभी ये पोटेंशियल एनर्जी वाला अभी खत्म हो जाएगा, सो फिर उसके बाद नहीं आएगा। बस ये फ्राइडे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलेगा, उसके बाद नहीं आएगी प्रॉब्लम। अभी लेक्चर्स कंप्लीट कर लूंगा ना फिर। सर ये कैसा सिंबल बना रखा है आपने? एफ एक्स इज इक्वल टू ये डेल्टा, इसे डेल्टा कहते हैं। इसे भी डेल्टा कहते हैं? इसे भी डेल्टा कहते हैं। ओके उमर कितना आ रहा है? रोटेशनल तक।
Okay. So work energy in power is almost over. क्लास के बाद रुकना उमर, ठीक है? जी। चलिए क्वेश्चंस देखिए। अब इसमें ना थोड़ी थोड़ी आप लोग मेरी हेल्प करोगे। वो आपसे कहता है कि पोटेंश, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, बहुत हैवी हो गई है। इसमें ना क्वेश्चंस में आपको चेक करके बताना है कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, कैसे दिया होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज के बाय एक्स। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। सो नोहा, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? इट्स फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, कैसा है? वन वेरिएबल वन वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है? एक्स। सो उन्हीं जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट होगा? सर एक्स। देवन वो एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कैसे होगा? माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। fx is माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर। अब यहां डेल्टा, अनवी डेल्टा यूज करेंगे या डी यूज करेंगे? सर डी। डी यूज करेंगे। देखो डेल्टा, वी यूज डेल्टा व्हेन वी हैव मोर देन टू वन वेरिएबल, but if you have a single variable x then we use d. It's minus of d over dx. So you can write this as this is minus of d over dx of u. U is k x to the power minus 1. So it's minus of k, it's d over dx of x to the power minus 1. So that's minus k. This x to the power minus 1 can be written as it's minus 1 x to the power minus 1 minus 1. So this is k x to the power minus 2 that you can write k by x square. So this is the x component of force. X component of force is k by x square. So आपको डिसाइड करना होगा जस्ट ये देखकर whether your potential energy is a function of a single variable or two variable. If it is a function of single variable, then use du over dx. We call du over dx in maths as total derivative. But if it is a variable of two or three variables, तो फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज करो, यू विल कैलकुलेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। इतना लिखो, देन विल डू एक जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो। कितना हो गया? नहीं। हो गया।
नेक्स्ट देखिए, देखिए एक बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसे गिवन है, इट्स के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, कैलकुलेट फोर्स। So, Omar, the function of one variable, जी 2 variable, 3 variable. 3 अब आप जब फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, so you will have x component, y component as well as z component of the force, सारे components आएंगे। When you calculate x component of the force, तो आप इसे लिखोगे it's minus of del u over del x. When you write minus of del u over del x, it's minus of del over del x of k x square y square z cube. So the x component of force is it's minus of k. अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव हम सॉल्व कैसे करते हैं। असीम किसकी बात कर रहे हो, ये डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं आप? देखिए ये था ना k बाय x, इसे तो लिख सकते हैं ना k x टू द पावर -1। जब आप k टू x टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे, k कांस्टेंट है बाहर आ जाता है, x टू द पावर -1 इज -1 x टू द पावर -1 पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएशन है ना, -2 आ जाएगा और x टू द पावर -2 को 1/x स्क्वायर लिख देते हैं। मुझे बताइए एग्जैक्टली किस स्टेप में आपको परेशानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? यस असीम, फर्स्ट में। यहाँ यस सर। मैंने सिर्फ ये करा, ये कांस्टेंट है k, वी टेक कांस्टेंट आउटसाइड दिस डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर ले गए, डिफरेंशिएशन आता है ना। यस सर। सो देखिए अब जब आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे ना, व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन कंसीडर y एंड z एज कांस्टेंट्स। चलो तुम में से कोई ट्राई करेगा, बस हिंट दे रहा हूँ। व्हेन यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी सारे वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट मान लीजिए। देविन बताओ मुझे क्या क्या कांस्टेंट होगा इसमें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किस किस को कांस्टेंट लेंगे? सर y और z। y और z, गुड। तो कांस्टेंट का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, बाहर ले जाते हैं। सर बाहर y स्क्वायर बाहर चला गया, z क्यूब बाहर चला गया, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली डेल ओवर डेल x ऑफ x स्क्वायर। अब बताइए मुझे क्या होगा डेरिवेटिव? बताइए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x to the power 2 minus 1. So this is the x component of force. So the x component of force is minus of 2k, it's y square, it's z cube into x. This is the x component of force. In the same way, y component of force calculate karte. Y would be minus of del u over del y. So it's minus of del over del y of its kx square y square z cube. ये अनवी मुझे बताएगी। अनवी बताओ जरा क्या होगा डेरिवेटिव? आपने 2 बार x लिख दिया। z क्यूब कहाँ है अनवी? अनवी Yes, कैसे sir. डिफरेंशिएट करेंगे इसे बताइए। Sir, minus k Yes, x square z cube. these are constants, बाहर चले गए। ओके, Yes, sir. Sir, bracket में 2y that's it. 2 minus 1. Very good. So that's minus 2k x square z cube y. ये phi आ गया, that's y component of force. Now, after this y component of force, the next is the z component of force. देविन ये आपके एंड से ना कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, आप
एक बार लॉग, या तो थोड़ी देर, अच्छा फिर लॉग आउट होगा, माइनस ऑफ डेल u ओवर डेल z, it's minus of del over del z of u. So potential energy है kx square y square z cube. So इसका जो डेरिवेटिव होगा, देखो k x स्क्वायर और y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, z क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3z स्क्वायर, ये z कॉम्पोनेंट भी आ गया। नेट जो फोर्स होगी ना, आप नेट फोर्स ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स आई का प्लस एफ आई जे का प्लस एफ जेड के का, आप नेट फोर्स ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इतना लिखिए, फिर इसे हम इक्विलिब्रियम से कनेक्ट करते हैं, इसमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस और आते हैं। इतना लिखो, फिर इसे हम इक्विलिब्रियम से कनेक्ट करें। हाँ हाँ देवेंद्र, बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों वेरिएबल्स का फंक्शन है। सो दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एक्स एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रही है, जेड एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रही है। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, फोर्स का वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, फोर्स का जेड कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो जब फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, दैट्स माइनस ऑफ डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स, सो माइनस ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे, के अलग हो गया, वाई स्क्वायर अलग हो गया, जेड क्यूब अलग हो गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x टू द पावर 2 माइनस। इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी y के लॉन्ग भी चेंज हो रही है, तो y कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, आपने ऐसे y कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। देवेन, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट मींस योर x एंड z आर कांस्टेंट। ऐसे ही आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स का z कंपोनेंट आ जाएगा, नेट इज x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट। यस देवेन, हुआ? पार्शियल में डेल्टा आता है ना, डी तो टोटल डेरिवेटिव होता है देवेन, पार्शियली तो कर रहे हैं। जब आप डी लिख रहे हो, दैट मींस इट्स टोटल डेरिवेटिव, बट आप तो पार्शियल कैलकुलेट कर रहे हो। चलिए इतना लिखिए, फिर इसे हम इक्विलिब्रियम से कनेक्ट करते हैं। सर इतना हो गया। ओके, चलो इसको भी लिख लो। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को इक्विलिब्रियम जो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। लाइक ये वाला पोर्शन भी एनसीईआरटी ने स्किप किया हुआ है, बट यू विल नीड दिस फॉर प्रीवियस ईयर्स, जेई प्रीवियस ईयर्स में आप इसे यूज करेंगे। इसे इक्विलिब्रियम से कैसे कनेक्ट करते हैं।
सर लास्ट में फाइनल आंसर दे दिए, 3 को प्लस करेंगे ना? जी दोबारा लास्ट में इन सबको ऐड कर देंगे, जो fx हाँ fy जी, z की वैल्यूज थी ना, यस सर, उन सब की वैल्यूज रख देंगे। यही हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम, और यहां से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आना शुरू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो आप में से कोई मुझे याद दिलाएगा कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। नम्रा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? Net force is 0. Very good. So if a body is in equilibrium, that means net force on the body is 0. So अगर बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स 0 एक्ट करना शुरू कर दे तो आप कहोगे कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज 0। हसीम तुम बहुत देर से बताते हो, जब मैं सब शुरू कर देता हूं तब तुम कहते हो। हसीम लिखा? यस सर, लिख लिया। Okay, so equilibrium means net force is 0. Equilibrium means net force is 0. अच्छा, बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन होता है? उन्हीं नेट फोर्स तो 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में कोई रिलेशन होगा? उन्हीं फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन होगा? नेट फोर्स इज 0, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ du ओवर dr। ये तो रिलेशन होता है। फोर्स 0 दैट मींस du ओवर dr आपका 0 आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी से आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम होगा या नहीं। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, इफ इट कम्स आउट टू 0 दैट मींस आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब देखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। तीनों कंपोनेंट में 0 होना चाहिए। हाँ, नेट फोर्स तीनों कंपोनेंट्स में। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को आप 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। यो इक्विलिब्रियम कुड बी स्टेबल, your equilibrium could be unstable, or your equilibrium could be neutral। 3 तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। You can have stable equilibrium, you can have unstable equilibrium, or you can have neutral equilibrium। अब ये तीनों टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में that means for all 3 your net force is 0। net force is 0, net force is 0। So देखो डिफरेंस कहां से आता है। मतलब अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स बताऊंगा, आपको फैक्ट बताऊंगा। उन फैक्ट के पीछे जो लॉजिक है वो एक ग्राफ से आता है। फिर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो उस लॉजिक को डिस्कस करेंगे। और ग्राफ में जाने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा। पहले आप ही सिंपल देखो, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस फोर्स इज 0, अनस्टेबल भी इक्विलिब्रियम में फोर्स इज 0, न्यूट्रल भी इक्विलिब्रियम में फोर्स इज 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। लास्ट सेक्शन में आपने किया रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ यू कैन कनेक्ट कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन होगा। योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इफ योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0। अगर कहीं कोई फंक्शन मिनिमम है, कहीं मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं पोजीशन के साथ, दैट सेकंड डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी 0। अब ये तो मैथमेटिकल हो गया कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना है तो पहले आप देखोगे फोर्स 0 है, आप चेक करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और मिनिमम चेक करने के लिए आप ये चेक करोगे कि सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। अब इसमें नेक्स्ट आता है फिजिकली आप कैसे डिसाइड करेंगे वेदर योर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम
body will regain its equilibrium position. On being disturbed. देवेन बस एक सर मिनट ये में आपके ग्रेटर क्वेश्चन देन जीरो का मतलब क्या है? मतलब जीरो ग्रेटर है, लेस देन जीरो ना, कि जो भी आप कैलकुलेट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव तो ये जीरो से कम आएगा, मींस नेगेटिव आएगी इसकी वैल्यू अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन बीइंग डिस्टर्ब। दैट मींस कि अगर इसका एग्जांपल ऐसे लेकिन इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होती है ना। हाँ तो नेट फोर्स जीरो ही तो लिखिए। ओके सर, ये पोटेंशियल एनर्जी लेगा। ओके सर। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी एक पॉइंट पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, बट अगर आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया और रिलीज कर दिया तो बॉडी दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये आपने एक बाउल लिया, इसमें यहां पर आपने बॉल रख दी, ये बॉल रेस्ट में, दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। इसको मैंने डिस्टर्ब किया, मैं यहां ले गया, अब मैं रिलीज कर रहा हूं, क्या लगता है आपको बॉल यहीं रुक जाएगी या वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगी? अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं तो क्या होगा? दिस बॉडी विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन इट्स। सर वापस आएगी। ऐसी मैंने अगर यहां लिया और यहां ले जाकर रिलीज कर दिया, दिस बॉल विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो वो इक्विलिब्रियम जहां डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद रीगेन कर लेती है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सर रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दे सकता आप इस चीज का स्टेबल? यही तो रियल लाइफ एग्जांपल है। आपने एक बाउल लिया, एक कटोरा लिया, उसमें आपने एक बॉल रख दी है, बॉल रेस्ट में, आपने बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर कर बाउल के इस एंड पर ले गई, जैसे आप छोड़ोगे क्या होगा? बॉल ऑसिलेट कर कर दोबारा इसी पोजीशन पर आ जाएगी। यस सर, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल है। ओके सर। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अनस्टेबल है, देन योर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम। आई विल प्रूव इट, लाइक व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इज corresponding to unstable equilibrium, why potential energy minimum corresponds to stable equilibrium, but उस एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे बहुत डेप्थ में जाना होगा, विल डू इट, बट पहले मैं आपको जरा फैक्ट समझा दूं, फिर हम वो डिस्कशन करेंगे। मे बी वी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। सेकेंड डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी किसी एक पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम में होगी, बट अगर आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगी। इसको आप लिख सकते हो बॉडी विल नॉट रीगेन its equilibrium position on being disturbed। अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी। रियल लाइफ एग्जांपल, आप एक बाउल लो और इसे ऐसे उल्टा करके रखो, यहां बॉल रखी हुई है, दैट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉल। अगर आपने इसे यहां डिस्टर्ब कर दिया, यहां ले गए, क्या लगता है नोआ, बॉडी दिस बॉल विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और नॉट? नो सर। इट वोंट रीगेन, है ना, तो ये तो दूर चली जाएगी। दिस विल नॉट रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट देखिएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज बेस्ट फॉर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और यहां पर बॉडी हर पॉइंट पर, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे ना, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में, कहीं भी आप रख दो इक्विलिब्रियम, बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट। आप स्कूल एग्जाम्स के लिए ना स्किप कर सकते हो। ड्यूरिंग योर मोशन जहां भी आप लेकर जाओगे बॉडी वहां इक्विलिब्रियम में स्टेबल है। आपने यहां रखा ए पॉइंट पर, बॉडी इक्विलिब्रियम में, आपने यहां रखा बी पॉइंट पर, यहां भी इक्विलिब्रियम में, यहां भी। रोड है ना, फ्लैट सरफेस ले लो, मैंने एक जगह रखा, बॉल रेस्ट में थी, मैंने उसको डिस्टर्ब करके दूसरी जगह रख दिया, हिलेगी थोड़ी ना, वहां भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो दैट्स स्टेबल। कहीं भी एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम है जिनको न्यूमेरिकल्स में अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो सिवाय इसके कि आप ये सेकंड डेरिवेटिव यूज करो और कोई मेथड नहीं होता। लिखिए इतना, फिर इसको तो आज तो यहीं छोड़ेंगे। द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस कि ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन। ये तो सिर्फ फैक्ट है, क्यों होता है ये विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बट स्कूल एग्जाम्स के लिए स्किप दिस टॉपिक, नहीं है स्कूल एग्जाम्स में। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? दो बार जब डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया उसे दोबारा और कर दीजिए, दैट्स सेकंड डेरिवेटिव। जी। सर एक क्वेश्चन था, बताइए। तो थोड़ी सी स्लाइड्स नीचे कर दीजिए। एक मिनट, इतना लिख लो, मैं जैसे जैसे नीचे आऊंगा ना। पर वो यहाँ आपने यू मैक्स और यू कांस्टेंट जो लिख रखा था वो समझ नहीं आया, वो फिर लिखिए। अभी लिख, अभी लिख। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ना, अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम आती है, सो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, देन दैट पोजीशन विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और कहीं पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल स्टैटिक है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, तो वहां दैट रीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये मतलब था। हाँ, तो दिविन आपने जो पूछा था ना स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन तीन तरह का हो सकता है, इट कुड बी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आपका इन तीन तरह का हो सकता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इतना नोट किया सबने? जी। यस सर। So okay, so let's stop here. आज इसको यहीं छोड़ते हैं, the next class will continue with this thing। चलो, okay, bye, thank you। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने क्लास के बाद रुकने के लिए
आप रुकिए, बाकी जाने दीजिए।